आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट जो कि बनाया गया है Node.js, एक्सप्रेस, MongoDB का यूज़ करके उसको कैसे आप VPS में होस्ट कर सकते हैं, जहां पर हमारा Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है और अपाचे वेब सर्वर यूज़ किया जाएगा। तो किस तरीके से कोई लाइव सर्वर लेकर जाएंगे वही हम लोग आज देखने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट अब अभी देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है जिसे मैंने यूज़ किया है Node.js, एक्सप्रेस। बता दूं कि यहाँ पर रिएक्ट का मैंने यूज़ नहीं किया, यानी कि ये मॉडर्न स्टैक नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ Node.js, एक्सप्रेस का यूज़ हुआ है और MongoDB का यूज़ हुआ है डेटाबेस के लिए। सो ये डेवलपमेंट में है, लोकल मशीन पे मेरे है। मैंने इसको रन किया हुआ है। रन करके अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, इसका आउटपुट, ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। मिनी ब्लॉग नाम से ये प्रोजेक्ट है जिसपे आप लॉगिन करके और इसी से ब्लॉग पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, जिसमें डेवलपर के द्वारा दिया गया इमेज भी है और यूज़र अपलोडेड इमेज भी है। तो किसी भी तरीके का इमेज हो आपका ये काम करेगा ये प्रोजेक्ट। मतलब एक बेसिक जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके, वह सारा फीचर मैंने इसमें दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ है, बट इसमें कोडिंग हम लोग पार्ट नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ डेप्लॉयमेंट का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वैसे इस प्रोजेक्ट का भी कुछ खास काम है नहीं। ये हमारा सोर्स कोड है, इसी सोर्स कोड को हमें डिप्लॉय करना है अपने लाइव सर्वर पर, यानी कि VPS पे ले जाकर। तो इसको भी क्लोज कर दें, इसका भी काम नहीं। इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, इंटर की प्रेस किया और ये मेरा स्टॉप हो गया। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट अभी के लिए, तो आपको ये दिख रहा है। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स में फॉलो करना पड़ेगा इसको लाइव सर्वर में, यानी कि VPS में होस्ट करने में। या VPS यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज VPS में ही आप Node.js का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब Node.js आप डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन। कुछ कंपनी है जो शेयर्ड होस्टिंग में भी प्रोवाइड करती है Node.js, लेकिन बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर Node.js का एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर पाएंगे शेयर्ड होस्टिंग के प्लान में। तो अल्टीमेटली आपको VPS ही परचेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं VPS में आपको दिखा रहा हूँ ये वाला काम करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने .env भी यहाँ पर यूज़ किया, जिससे कि हमारा जो क्रेडेंशियल है वो सिक्योर रह सके। इसको मैंने सेपरेट किया, डेटाबेस का जो हमारा था उसको मैंने सिक्योर किया, यूज़र नेम, डेटाबेस, ये सब कुछ देकर। कुछ चीज़ें हम लोग इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अपने वेब ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर का VPS प्लान। अगर आप होस्टिंगर का VPS या फिर कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एक लिंक। उस लिंक को क्लिक करके अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही एक डोमेन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो डोमेन में यूज़ कर रहा हूँ बिगरॉक का। अगर बिगरॉक से परचेज करना चाहते हैं, फिर कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं बिगरॉक से, तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगा। तो आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं बिगरॉक से या फिर होस्टिंगर से, जिससे आपको परचेज़ करना हो, लेकिन उस लिंक को क्लिक करके ही परचेज़ कीजिएगा। अभी इस वीडियो में आप आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट पूरा फॉलो किया कीजिए। जैसे मैं इसको शुरू से बता रहा हूं कि डोमेन एंड VPS होस्टिंग, इस वाले प्लेलिस्ट का आप ओपन करेंगे तो फिर मैं बता रहा हूं कि ये शेयर्ड होस्टिंग से कैसे अलग है, कैसे आप परचेज कर सकते हैं VPS होस्टिंग, कैसे आप VPS होस्टिंग में SSH की सेटअप कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे इसको सिक्योर बना सकते हैं, कैसे इसमें MongoDB का सेटअप किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, कैसे MongoDB का एडमिन यानी कि रूट यूज़र क्रिएट किया जाता है, कैसे नॉर्मल यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे नॉर्मल यूज़र क्रिएट करके एक डेटाबेस असाइन किया जाता है, कैसे डेटाबेस क्रिएट करती है, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया। कैसे SSL सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे डोमेन पॉइंट किया जाता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा, फिर इस वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होगी इसको फॉलो करने में। सो मेरा सजेशन है कि इसको फॉलो करते हुए शुरू से आइए और आप देखिए पूरा VPS में आप मास्टर हो जाएंगे अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करेंगे तो। अब हम लोग आते हैं अपने स्टेप्स में जो कि हमें हेल्प करेगा इसको डिप्लॉय करने में इस प्रोजेक्ट को। तो आपको जाना है Geekyshow 1 इस मेरे गिटहब अकाउंट में, फिर इस रैपो में जाइएगा Geekyshow नोट्स इसमें, और यहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए डिप्लॉय नोड एक्सप्रेस अपाचे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप अपने नोड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कैसे आप VPS में ले जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर अलग ये है कि यहाँ पर बीच में गिटहब रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डिप्लॉय नोड एक्सप्रेस अपाचे गिटहब, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन आपको ओपन करना है। राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ और ये इसको हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए पहले क्या था, पहले इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से अगर आपका ये प्रोजेक्ट लोकल मशीन पे है, यानी कि आपका जैसे कि मेरा लोकल मशीन क्या Windows 10 है मेरा, तो मैं कैसे लोकल मशीन से VPS में इसको लेकर जा सकता हूँ और होस्ट कर सकता हूँ लाइव। मैंने आपको दिखाया था कि लाइव आप इसको एक डोमेन पे sonakumari.com था हमारा डोमेन, उस पर हम लोग होस्ट कर पाते। तो पिछले वाले में हमने देखा कि लोकल मशीन से डायरेक्टली कॉपी करते थे और VPS में लेकर जाते थे, पेस्ट कर देते थे, फिर हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन लगा काम होता था और हमारा सर्वर, हमारा जो साइट होता है वो लाइव हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा लोकल मशीन से पहले गिटहब में जाएगा और गिटहब से हम लोग पुल करेंगे अपना प्रोजेक्ट
अपने VPS में। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो जाएगी, एक लोकल मशीन, दूसरा गिटहब और तीसरा हो जाएगा हमारा VPS यानी कि रिमोट सर्वर। तो यहाँ पर 3 स्टेप में हमारा ये काम होगा और ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट ये है इसका बेसिक ये स्ट्रक्चर, इसको आप समझ के रखिए। ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों गिटहब का यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग। अगर आज मेरा प्रोजेक्ट V1 में है यानी कि वर्जन 1 मैंने इसको दिया हुआ, तो हो सकता है कि कल मैं थोड़ा फीचर डेवलप करता जाऊँ और फीचर को मैं पुश करता जाऊँ अपने प्रोजेक्ट में। तो पिछले वाले में क्या अप्रोच में क्या था कि आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है VPS में अपना प्रोजेक्ट, फिर आप नया फीचर यूज़र को दे पाते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आप अपना फीचर डेवलप कीजिए लोकली, उसको पुश कर दीजिए गिटहब में और रिमोट सर्वर में पुल कर लीजिए। जो भी नया चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली पुल होकर यूज़र्स को दिखाई देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, इसी वजह से हम लोग गिटहब का यूज़ करते हैं। इवन आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं पूरे को, डिप्लॉयमेंट को। तो ये फैसिलिटी भी हमें मिलती है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी से हम लोग गिटहब का देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि ऑटोमेट कैसे करते हैं पुल रिक्वेस्ट को और डिप्लॉयमेंट को कैसे ऑटोमेट करेंगे आप, वही बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ गिटहब के थ्रू होस्ट करना हम लोग देखेंगे कि कैसे आप गिटहब के थ्रू इसको होस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक फ्लो समझ में आ गया होगा कि लोकल मशीन से गिटहब में करना है, गिटहब से हमारा रिमोट सर्वर पे यानी कि VPS पे जाएगा। अभी स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीज़ें। देखिए ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है, गिकी शो 1 आप देख रहे हैं, ये मेरा गिटहब एक दूसरा अकाउंट है। एक और गिटहब मैंने रखा हुआ है लॉगिन करके, जो कि यहाँ पर इस पर कोई भी रैपो नहीं है, ये वाला अकाउंट, ये ऐसे मैंने फेक बनाया हुआ है, बस एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको मैं स्टेप्स में अब दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको डोमेन पॉइंट भी करना दिखाऊँ, जिससे आपको रियल फील आए कि हाँ नहीं ये प्रोजेक्ट गया तो किसी डोमेन पे ओपन हो रहा है बजाय किसी IP पे ओपन होने के। तो क्या करना है, पहला स्टेप है कि लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट। हम लोग ऑलरेडी लॉग इन है, मेरा जो डोमेन है वह है बिगरॉक का, तो मैंने बिगरॉक में ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है, तो मैं लॉग इन हूँ इस पर। उसके बाद क्या है, नेविगेट टू मैनेज DNS, हमें मैनेज DNS में नेविगेट करने के लिए इसी डोमेन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक किया और अगर हम लोग ये हमारा ओपन हो जाए, देखिए सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मैनेज DNS का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सबसे नीचे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें A रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं 2 कुछ इस तरीके से, और 4 टाइम्स A रिकॉर्ड कुछ ऐड करने हैं 2 कुछ इस तरीके से। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर किसी और कंपनी से परचेज़ किया है बिगरॉक के बजाय अपने डोमेन को, तो उस कंपनी में कहाँ से आपको मिलता है A रिकॉर्ड ऐड करने का, वो आप फाइंड कर लीजिएगा। सभी में होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। A रिकॉर्ड ऐड करें उससे पहले मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कंपनी से आपने परचेज़ किया हो, अगर आप A रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं अपने डोमेन पे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस डोमेन का जो नेम सर्वर है, जैसे कि ये वाला नेम सर्वर है, ये डिफ़ॉल्ट रहे। अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा तो आपका A रिकॉर्ड सही तरीके से प्रोपेगेट नहीं होता है, या फिर प्रोपेगेट होने में काफ़ी समय ले सकता है। सो आप अपने डोमेन का नेम सर्वर जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो डिफ़ॉल्ट है या नहीं। हो सकता है कि आप पुराना डोमेन कोई यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपने किसी शेयर्ड होस्टिंग पे या फिर किसी और होस्टिंग पे पॉइंट करके रखा हो, तो उसको हटाना है और डिफ़ॉल्ट उसका लिख देना है। जैसे बिगरॉक का ये डिफ़ॉल्ट आप चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं, ये सभी यूज़र के लिए, बिगरॉक के सभी कस्टमर के लिए सेम होता है। आपको अगर आपकी कंपनी का नहीं पता है तो आप कस्टमर सपोर्ट में बात करके पूछ सकते हैं, फिर गूगल में सर्च करके तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे भी हो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अब हम लोग A रिकॉर्ड ऐड करेंगे, तो A रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है बिगरॉक में। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर DNS मैनेजमेंट में, यहाँ देखिए मैनेज DNS यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक कीजिए मैनेज DNS में और ये हमें लॉगिन कर देगा इस जगह पर। थैंक यू फॉर लॉगिंग इन, ये लॉगिन हो रहा है। मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि 2 रिकॉर्ड आपको A रिकॉर्ड दिखाई देगा और 4 टाइम्स A रिकॉर्ड 2 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मैंने ऐड करके रखा है बिकॉज प्रोपगेशन में समय नहीं लगे, इसी वजह से। मे बी आपका यहाँ पहले से किसी और होस्टिंग का होगा तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो ये खाली आपको दिखेगा। सबसे पहले A रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो A रिकॉर्ड्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बटन मिलेगा ऐड A रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, इस पर आपको होस्ट नेम में @ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि होस्ट किसी किसी कंपनी में सिर्फ होस्ट लिखा रहता है, किसी किसी कंपनी में सिर्फ नेम लिखा रहता है, किसी किसी कंपनी में होस्ट नेम पूरा लिखा रहता है। तो आप देख लीजिएगा जो भी लिखा है। A रिकॉर्ड पे एक बार ऐड सिंबल लिख के ऐड करना है, दूसरी बार www लिख के करना है, और वैल्यू में रिमोट सर्वर की IP रहेगी। रिमोट सर्वर की IP आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप VPS वाले में जाएंगे, यहाँ पर मैं होस्टिंगर का VPS जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर VPS में एक्सेस में क्लिक कीजिए। ये जो आप IP देख रहे हैं SSH IP, ये वाली IP हमारी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐड सिंबल दिया मैंने और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ये IPv4 है हमारा, और ऐड पे क्लिक करना है। एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फिर से आपको ऐड A रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, फिर से आपको वो सेम फॉर्म खुलेगा और यहाँ पर आपको आपकी बार www लिखना है और वही सेम IP पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे वैसे आपको 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर
दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, एक www के साथ एक www के बिना। तो समझ जाइए कि आपने ऐड कर लिया। उस तरीके से 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड अगर आप ऐड करते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है, देन ऐड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर @ लिखना है। बट यहाँ पर आपको IPv6 लिखनी है जो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, IPv6 दिख रही, तो इसको कॉपी करना है और इसको अब की बार वहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, ये पहला ऐड हो गया। फिर दूसरी बार आपको www लिखना है और सेम IPv6 रहेगा, उसको पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको 2 रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से ऐड होकर दिखाई देगा, जो कि मैंने ऐड कर लिया हुआ है। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको भी लॉग आउट कर सकते हैं या फिर क्लोज़ कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि कुछ समय वेट करना पड़ सकता है कि आपका प्रोपागेट सही तरीके से हो जाए, आपका डोमेन आपके VPS को पॉइंट करने लगे सही तरीके से, ये वाली IP को पॉइंट करने लगे। उसको चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें तो। इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट DNS चेकर का ओपन कर सकते हैं। मैंने DNSchecker.org ओपन किया और यहाँ पर आपको अपना डोमेन लिखना है, sonamkumari.com लिखा, और यहाँ से ए रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है, फिर सर्च में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो IP आपको पॉइंट होती हुई दिखाई दे रही है, ये IP एग्जैक्टली इसके सेम होना चाहिए। अगर है तो समझिए कि आपका पॉइंट हो चुका है, वरना आपको अभी वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस किस कंट्री में मेरा प्रोपागेट हो चुका है, सब में चेक मार्क लगा, वरना क्रॉस मार्क लगा हुआ दिखेगा आपको रेड कलर में। ये हो गया। आप 4 टाइम्स ए वाले को भी चेक कर सकते हैं, फिर से 4 टाइम ए को सिलेक्ट करना है, सर्च में क्लिक करना है और यहाँ जो IPv6 आपको ये दिखेगी, ये आपकी इससे मैच करेगी, एकदम एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो समझिए कि आपका सही तरीके से प्रोपागेट हो चुका है और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अगर डोमेन को अगर ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा अपाचे वेब सर्वर का एक डिफ़ॉल्ट पेज, जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो डोमेन है वो sonamkumari.com है। तो देख सकते हैं कि ubuntu अपाचे डिफ़ॉल्ट पेज ये आपको दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है हमारे VPS में कि जब कोई डोमेन इसको पॉइंट करता है तो ये डिफ़ॉल्ट पेज उसको ओपन होकर दिखाई देता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर है और ये कहता है कि ओपन प्रोजेक्ट ऑन VS कोड देन ऐड git ignore फाइल ऑल्सो क्रिएट .env.example फाइल। तो देखिए प्रोजेक्ट में चलते हैं। प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन है। यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको git ignore फाइल बना लेना चाहिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ किया होगा, मैं यूज़ करता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ। ये VS कोड में आपको मिलता है git ignore, अगर मुझे मिल जाए तो देखिए ये वाला जब मैं यूज़ करता हूँ git ignore कोड ज़ोंबी ने इसको बनाया हुआ है, तब इस डेवलपर ने, तो आप इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको कमांड पैलेट ओपन करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको git ignore इस तरीके से लिखना है और आपको इस तरीके से ऐड git ignore का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको कौन से लैंग्वेज के लिए git ignore ऐड करना चाहते हैं, पर बहुत सारा है, Kotlin वगैरह, C++, जावा, कोडिंग नाइटर, सब कुछ मिल जाएगा। मुझे नोड एप्लीकेशन के लिए करना है तो मैं यहाँ नोड लिखूँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोड। तो इस वाले पे, ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए, नोड का git ignore आपको ये क्रिएट करके जनरेट करके दे देगा। वैसे आप इसको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेहतर दे देता है, इसलिए मैं इससे ही यूज़ कर लेता हूँ। देखिए .git ignore, बस ये एक फ़ाइल इसने जनरेट किया जिसने लॉग्स, ये सारे लॉग्स ये इग्नोर कर दिए जाएंगे, ये इग्नोर कर दिया जाएगा। जब हम लोग पुश करेंगे गिटहब में, उस केस में यहाँ पर बात है, नोड मॉड्यूल्स हमारा इग्नोर कर दिया जाएगा और env हमारा कहीं पर होगा, वह भी इग्नोर कर दिया जाएगा। देखिए env ये भी हमारा इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अभी हमें एक ये जो फाइल है .env, इसका एक कॉपी तैयार करना है। तो कॉपी कीजिए, बिकॉज ये गिटहब में जाएगा नहीं तो सर्वर पर भी नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसको रीनेम करते हैं गिटहब में जाने के लिए कि .example। ओके, मैंने इसमें लिख दिया है स्लैश नहीं डॉट, ये लिख दिया। और ये आप इसको हटा सकते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दीजिए एग्जाम्पल इस तरीके से, बट मैं रहने देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इससे क्या हुआ, इससे जो .env में जो आपने क्रेडेंशियल यूज़ किया है डेवलपमेंट में, ये आपका गिटहब में पुश नहीं होगा गलती से। आपका गिटहब में पुश क्या होगा, ये .env एग्जाम्पल, जो कि लगभग सेम है। तो अभी के लिए तो सेम है, बट इन जनरल हम लोग यहाँ पर ये क्रेडेंशियल लिखते नहीं है, ये खाली रहता है नॉर्मली। तो इसको रहने देते हैं। ये हमने क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं आके कि पुश योर प्रोजेक्ट टू गिटहब अकाउंट एज अ प्राइवेट रेपो। मैं प्राइवेट रेपो ही दिखाता हूँ, बिकॉज कमर्शियल प्रोजेक्ट आप पब्लिक करके नहीं रखेंगे। तो प्राइवेट रेपो कैसे करते हैं वो देख लिया। तो पब्लिक रेपो भी आप सेम इसी तरीके से करेंगे, कोई अलग तरीका नहीं है उसका, बल्कि वह ज़्यादा और ईजी होता है। तो चलिए इसको पुश करते हैं गिटहब में। ये वाला मेरा गिटहब का अकाउंट है जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी अभी रेपो आपको दिख नहीं रहा होगा। हम लोग इसमें पुश करते हैं अपना रेपो। तो हम लोग आते हैं, मैं VS कोड का यूज़ करूँगा, आप चाहे तो कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, ये ईजी होता है।
देखिए पब्लिश ऑन गिटहब, और यहाँ से प्राइवेट रेपो करना है तो इस पर क्लिक किया और ये पब्लिश हो रहा है। कोई कमांड चलाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हमारा होगा और ये हमारा चला जाएगा कहाँ पर, हमारे गिटहब अकाउंट में। ये रेपो आपको दिखा दे सक्सेसफुल हो चुका है। और हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर मिनी ब्लॉग करके एक प्राइवेट रेपो दिखेगा। देखिए प्राइवेट मिनी ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाएंगे। बट यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं आया है और .env फाइल नहीं आया है, आप देख सकते हैं इसको इग्नोर कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है और हम लोग ऐसा चाहते थे, इसलिए हमने इस तरीके से इसको बनाया हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप अपने SSH अपने रिमोट सर्वर पे लॉगिन कीजिए SSH से, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल है या नहीं, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से आगे काम करेंगे। तो पहले SSH में लॉगिन करते हैं, इसके लिए हमें CMD की आवश्यकता पड़ेगी। तो CMD मैंने ओपन करके, ये तो लॉगिन हो गया हमारा एक्सपायर, बहुत समय पहले मैंने इसको रखा हुआ है। चलिए इसको क्लोज करके मैंने वापस से ओपन कर लिया एक नया CMD और हमें करना है लॉगिन। तो मैं ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। SSH ये -p ये मेरा पोर्ट है रिमोट सर्वर का, ये मेरा रिमोट सर्वर की IP में ये यूज़र है और ये मेरी IP है रिमोट सर्वर की। इसको हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। पासवर्ड ले से कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, SSH की सेटअप है तो, और ये हमें लॉगिन कर देगा। अब हम लोग हैं Ubuntu 22.04 LTS वर्जन, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, ये ध्यान रखिए। अब हम लोग जो भी काम करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें, ना कि अपने लोकल मशीन पे विंडोज़ पे नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग काम कर रहे हैं अपने Ubuntu 22.04 LTS वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये सब कुछ ध्यान में रखिए, क्लियर, यानी कि VPS में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्लियर कर देता हूँ और हम लोग क्लियर हो गए। अभी हम लोग इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हमने लॉगिन कर लिया। अब कहता है कि वेरीफाई कीजिए कि अपाचे 2 है या नहीं। चलिए वेरीफाई करते हैं, ये करके सबको देखिए अपाचे 2 करना है, फिर नोड करना है, npm करना है, pm2 करना है, mongodb करना है और git करना है। ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर आइए, अपाचे 2-v लिखा, अपाचे 2 हमारा इंस्टॉल है, नोड v लिखेंगे, नोड हमारा इंस्टॉल नहीं है, npm भी इंस्टॉल नहीं होगा, नोड नहीं तो npm भी नहीं, pm2 वर्जन ये भी नहीं है। ये एक प्रोसेस मैनेजर है जो हमारे नोड एप्लीकेशन को फॉरएवर रन करेगा, इसलिए हमें ये आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमें गिट देखना है, नहीं mongodb देखना है। mongodb यहाँ पर लिखते हैं, mongodb भी नहीं, mongodb सिर्फ लिखना है और -- वर्जन, और ये भी हमारा ओके। अब mongodb हमारा है। mongodb को सेटअप करने का, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं, कैसे एक रूट यूज़र क्रिएट करते हैं, ये मैंने सेपरेटली बताया हुआ है, जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो ज़रूर से देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसको मैं इसमें बताऊंगा नहीं कि कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ से। तो हमारा क्या क्या नहीं है, हमारे पास नोड नहीं है, नोड करेंगे तो npm भी चलाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने npm के बजाय, फिर से चेक करते हैं npm-v। तो नोड नहीं है, नोड हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड के साथ हमारा npm भी चलाएगा और उसके बाद pm2 हमें करना है, ताकि हमारा ये प्रोसेस मैनेज होता रहे, नोड जैसे एप्लीकेशन हमारा रन होता रहे। और mongodb हमारा ऑलरेडी है, जिस पे हमने इंस्टॉल भी किया हुआ है, इसको बेहतर तरीके से सेटअप भी किया और सारे काम किए हुए हैं। इसके अलावा हमें एक गिट देखना है कि गिट है या नहीं। गिट ऐसे नहीं लिखना, गिट -- वर्जन, बिकॉज हमें गिट क्लोन यहाँ चलाना पड़ सकता है, तो गिट भी हमारा नहीं, इसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए क्विकली सारी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। अपाचे ऑलरेडी है तो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने सब बताया कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। अगर अपाचे नहीं तो आप इसको रन कीजिएगा, आपका इंस्टॉल करेंगे। पहले आपको apt अपडेट, apt अपग्रेड, ये तो कर लेना है सूडो के साथ। अभी चलिए नोड हम इंस्टॉल करते हैं। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लेता हूँ मैं। देखिए इसको लिखना है, फिर इंटर की प्रेस कीजिए और फिर आप ये वाला कॉपी कीजिए, ये कॉपी किया और इसको पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस कीजिए और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल, चलिए ये हमारा हो गया है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ और हम लोग करें इसमें नोड -v, तो आपको नोड का वर्जन दिख जाएगा। अगर npm-v करेंगे तो npm का वर्जन दिख जाएगा। npm का वर्जन आया है 9 पॉइंट समथिंग, जो कि लेटेस्ट है और मेजर रिलीज है, तो आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं सेपरेटली। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर और pm2 को इंस्टॉल करते हैं। तो pm2 है क्या, पहले ये जान लीजिए। pm2 हमारा क्या, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि pm2 इज़ अ पावरफुल वाइडली यूज्ड एंड फीचर रिच प्रोडक्शन रेडी प्रोसेस मैनेजर फॉर Node.js। Node.js के लिए प्रोसेस मैनेजर है। इसका जो मेन एक फीचर है वह है कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपका सिस्टम रिबूट भी होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और आपका जो नोड एप्लीकेशन है उसको रन कर देगा। तो हम लोग अभी डेवलपमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं डेवलपमेंट में VS कोड में, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं npm run dev।
तो npm run dev हमें बार बार करना पड़ता है अगर हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो, लेकिन जब आप pm2 के साथ उसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वह ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट आपका हो जाएगा। इवन आप अपने VPS को रीबूट करेंगे, अपने सर्वर का रीबूट करेंगे, फिर भी आपका वो रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फीचर है, इसी वजह से हम लोग इसको यूज़ करें और प्रोडक्शन में ये यूज़ आप कर सकते हैं। ये लोड बैलेंसर वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो अच्छा टूल है ये प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए Node.js के एप्लीकेशन को अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं उस केस में। तो चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर बताया गया था कि आपको ये रन करना है sudo npm install g globally pm2 लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है टर्मिनल में और इसको मैंने पेस्ट किया sudo npm install -g pm2 और इस लेटेस्ट इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट थोड़ी ही देर में। थोड़ा सा समय ले रहा है लेकिन ये हमारा जल्दी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे ये क्या था कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लें तो आप इसको स्टार्टअप में लगा दीजिए, यानी कि आपका जब भी सिस्टम रिबूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो जाए। इसके लिए हम लोगों को ये रन करवाना पड़ेगा, वो भी सूडो के साथ। तो देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि npm का एक मेजर रिलीज़ आया हुआ है, जो मैंने आपको वही बताया था कि इतना हमारा है, बट इस पर आप अपग्रेड कर सकते हैं इसको रन करके अगर आप करना चाहें तो। बट अभी के लिए वो मेजर ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। उसके बजाय जो pm2 हमारा जो इंस्टॉल हुआ उसको हम लोग स्टार्टअप स्क्रिप्ट में ऐड करेंगे। उसके लिए आपको बस करना है sudo pm2 स्टार्टअप और इंटर की प्रेस करेंगे, ये ऐड कर देगा आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है pm2। ये pm2 इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर फॉर Node.js एप्लीकेशन विद अ बिल्ट इन लोड बैलेंसर। अगर किसी ऐप को आपको डिमोनाइज करना है या फिर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको pm2 स्टार्ट और ऐप का जो एंट्री पॉइंट रहता है, जैसे app.js हो गया, फिर बहुत लोग server.js लिखते हैं तो वह आप रन करेंगे। जैसे हम लोग किस तरीके से करते हैं npm run dev और वह हमारे अंदर नोड मोड में जाके ऐप को रन कर देता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप pm2 स्टार्ट और ऐप का नाम लिखते हैं, फिर ये आपका प्रोजेक्ट रन कर देगा। लोड बैलेंसर चाहिए तो आप इसके लिए ये रन करेंगे। अगर आपको मॉनिटर करना है प्रोडक्शन में कि कितना रैम कितना यूजेज हो रहा है, डिस्क स्पेस वगैरह, तो आप pm2 मॉनिटर इसको रन कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो बूट करना है एट सर्वर रीस्टार्ट तो आप इसके लिए ये रन करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए उसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ कुछ जानकारी जैसे पाथ वगैरह, रूट कहाँ पर ये टारगेट पाथ लेता है, वो सारा यहाँ पर जानकारी आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा इसको, और आप इस स्टार्टअप स्क्रिप्ट से इसको रिमूव करना चाहते हैं कि नहीं ये सर्वर रिस्टार्ट होने पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो उसके इसमें आप इसको रन कर सकते हैं, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बट pm2 सेव करके इसको हम लोग सेव ज़रूर कर लेंगे। तो sudo लिखिए pm2 और इसको सेव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आपने सेव कर लिया इसको। हालांकि ये ज़रूरत नहीं था अभी, मगर फिर भी मैंने pm2 इसको सेव कर लिया कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस हमारा रन कर रहा है वो हमारा एक सेव हो चुका है। जब रीस्टार्ट किया जाएगा तो इसी सेव्ड लिस्ट में से सारी चीज़ें प्रोसेस को रन की जाएगी वापस से। तो करते हैं क्लियर। अभी तो कोई प्रोसेस इसमें रन कर रहा है नहीं, तो जस्ट हमने इंस्टॉल ही किया हुआ है। आगे ये कहता है कि इंस्टॉल MongoDB 6.0.3 ऑन Ubuntu 22.04। तो आप इसके लिए इस डॉक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप हाउ टू इंस्टॉल MongoDB 6.0.3 ऑन Ubuntu 22.04। उसके लिए आप पहले चेक कर सकते हैं MongoDB आपका कौन सा वर्जन है, फिर आप मतलब है या नहीं है उसका भी चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल है या नहीं इसके थ्रू। उसका इंस्टॉल करने के लिए आप ये रन करेंगे, फिर आपको ये रन करना है, फिर apt अपडेट करना है, फिर अपग्रेड करना है, और आपको ये रन करके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर चेक करेंगे आपका ये हो जाएगा, मतलब वर्जन चेक हो जाएगा बिकॉज इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको इसको इनेबल करना है, स्टार्ट करना है, फिर स्टेटस चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िग करने का काम भी मैंने बताया हुआ है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यहाँ नीचे कहीं। तो ये तो मैं आपको वापस से नहीं दिखा रहा। अभी हमें इंस्टॉल करना है गिट, तो गिट नहीं था, गिट को इंस्टॉल करते हैं। इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल में आइए और sudo apt इंस्टॉल गिट इंटर की प्रेस करते हैं और y इंटर की, और इससे हमारा गिट इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। देखिए इंस्टॉल हो गया गिट हमारा। आप चाहें तो गिट इस तरीके से डैश वर्जन लिख के इसको चेक कर सकते हैं। 2.34.1 आपका इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका अपाचे स्टेटस अपाचे सर्वर रनिंग स्टेट में है या नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ अपाचे वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं। इसी से आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। मैंने इसको पेस्ट किया और देखिए हमारा रनिंग और एक्टिव स्टेटस में है। Ctrl+C प्रेस कीजिए इससे बाहर आने के लिए, क्लियर करते हैं और ये ऊपर चला आएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिए फायरवॉल की सारे पोर्ट्स आपके ओपन है या नहीं, जो कि आपको चाहिए इस पर। तो मैं लिखता हूँ sudo ufw स्टेटस ऑफ वर्बोस। यहाँ पर देखिए
34 ये हमारा SSH के लिए है, ये ठीक है। 80 पोर्ट HTTP के लिए, 443 HTTPS के लिए। मे भी इस डोमेन में HTTPS यानी कि SSH सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए ये पोर्ट इनेबल रहना चाहिए, जो कि है हमारे केस में। उसके बाद ये पोर्ट हमारा MongoDB के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अगर आपने भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट रखा है तो आपको ये वाला पोर्ट भी अलाउ कर देना। उसके बाद यहाँ IPv6 के लिए ये सारे सेम पोर्ट्स अलाउ किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेशन में ये कहता है कि मेक कनेक्शन बिटवीन रिमोट सर्वर एंड गिटहब वाया SSH। तो अभी हमारा लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पे वाया SSH कम्युनिकेशन बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। अब क्या करना है, गिटहब से रिमोट सर्वर पे कनेक्शन बनाना है और यहाँ पर हम लोग SSH की का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होगा। तो कैसे करेंगे, हमें रिमोट सर्वर पे की जनरेट करना पड़ेगा। अब पहले हम लोग लोकल मशीन पे जनरेट करते थे, जब हम लोग लोकल को रिमोट से कनेक्ट करते थे उस वक्त। बट अब हमें रिमोट को गिटहब से कनेक्ट करना है तो हमें रिमोट पे ये की जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और आइए टर्मिनल पे यहाँ पर, और इसको कर दीजिए पहले क्लियर। इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं नाम, इसका जो आइडेंटिफायर इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप गिटहब या कुछ और लिख सकते हैं, मैं गिटहब ही लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ ये ED25519 है, RSA यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो RSA भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये अब लेटेस्ट आ गया है तो इसको यूज़ करूँगा मैं आगे भी। तो SSH कीजन लिखा -T और यहाँ पर ये लिखा। हो सकता है कि आपको परमिशन डिनाइड का ऑप्शन मिले, देखते हैं। अगर मिलेगा तो हमें ऑन करना पड़ेगा। इंटर की प्रेस करना है और इसी जगह पर करना है, होम raj.sh फोल्डर के अंदर में ये हमारा होगा। पास प्रेस नहीं देना है, इंटर की प्रेस कीजिए एक बार और इंटर, और ये कहेगा परमिशन डिनाइड, यानी कि राज यूज़र को .sh फोल्डर के अंदर में राइट करने की परमिशन नहीं है। तो इसको ये ऑन कर लेगा, यानी कि इसका मालिक बन जाएगा ये, फिर ये जो मर्जी वो कर पाएगा। उसके लिए आपको sudo chon -r raj.sh ये वाला कमांड एक बार रन करना है। sudo chon -r राज यूज़र है हमारा और ये वाला हमारा फोल्डर है जिसको ये ऑन करने वाला है। बस इंटर की प्रेस कीजिए और ये ऑन हो गया, यानी कि इसका मालिक ये बन चुका है। अब वापस आपको ये रन करना है ताकि की आपका जनरेट हो सके। इसको कॉपी किया, और कॉपी के लिए ना करें, इसको हम लोग इस तरीके से हिस्ट्री से निकाल सकते हैं। SSH कीजन -T जो एल्गोरिथम है वह -C और जो आइडेंटिफायर है वह, इंटर की प्रेस करेंगे तो इसी डायरेक्टरी पे होना चाहिए .sh पे। ठीक है, ये इंटर की प्रेस कीजिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, इंटर की प्रेस करना है एक बार और, इंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये जनरेट हो जाएगा। अब की बार आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। आप cd.sh के अंदर जाइए और यहाँ पर ls करेंगे तो आपको दोनों ही की दिखाई देगा। दो की जनरेट होता है, एक हमारा ये प्राइवेट की हो गया और एक .pub के साथ ही हमारा पब्लिक की हो गया। तो दो की हमारे जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है कि परमिशन ये तो हो गया कि ओपन पब्लिक SSH की, हमें ये ओपन करना है कैट का यूज़ करके। तो लोग ओपन कर लेते हैं, हम लोग उसी SSH फोल्डर के अंदर ही है, तो डायरेक्टली हमें कैट और ये फाइल का नाम लिखना है, इससे हम लोग इसको ओपन कर पाएंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर और एक बार ls कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना कैट और ये ID और पब्लिक की करना है, तो यहाँ पर .pub लिखना भूलना नहीं है। इसको लिख के इंटर की प्रेस किया और ये हमारा पब्लिक की हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करना है और Ctrl+C प्रेस कीजिए, ये आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है गो टू योर गिटहब रेपो। तो गिटहब रेपो में चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर है ये वाला रेपो मिनी ब्लॉक जो प्राइवेट है हमारा, इस पर आना है। आ गया मैं, क्लिक ऑन सेटिंग टैब। ठीक है, सेटिंग टैब में क्लिक भी कर दिया। उसके बाद डिप्लॉय की में क्लिक करना, जो कि साइड बार में आपको मिल जाएगा। फिर उसमें आपको ऐड डिप्लॉय की पे क्लिक करना है, फिर पेस्ट करना है रिमोट सर्वर का जो हमने पब्लिक की भी कॉपी किया था उसको, तो ऐड की पे क्लिक करना है। चलिए ये काम करते हैं। तो हम लोग सेटिंग में आ गए हैं। यहाँ से मैं डिप्लॉय की मिलेगा, साइड बार से मिल गया। यहाँ से आपको ऐड डिप्लॉय की बटन मिलेगा, इसमें बटन मिल गया। यहाँ पर आपको कोई भी टाइटल लिख देना है, मैंने लिख दिया की, और जो की हमने कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये वाला की। फिर यहाँ पर ऐड की पे क्लिक करना है और ये हमारा पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। पासवर्ड लिख के कन्फर्म किया मैंने और ये हमारा ऐड हो गया की, जैसे का लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि वेरीफाई द कनेक्शन, गो टू सर्वर टर्मिनल देन रन दिस। तो वेरीफाई करने के लिए कि हमारा कनेक्शन बना है, यानी इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस करेंगे, हमें येस करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद ये सक्सेसफुल हमें दिखाएगा, समझ लीजिए। देखिए ये सक्सेसफुल ऑथेंटिकेटेड, तो हमारा सब कुछ सही तरीके से हो चुका है। वरना आपको यहाँ पर कोई एरर मिलेगा, समझिए कि आपने गड़बड़ किया है कुछ SSH की सेटअप करने में गिटहब के साथ, तो आपको प्रोसेस वो फिर से फॉलो करना पड़ेगा। हमारे केस में ये सही है और सही तरीके से सेटअप हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर, और ये कहता है कि यू मे गेट एन एरर गिट एट github.com परमिशन डिनाइड पब्लिक की इफ़ यू विल ट्राई टू क्लोन इट डायरेक्टली ऑन वेब सर्वर पब्लिक फोल्डर यहाँ पर। सो यू विल क्लोन गिटहब रेपो यूज़ होम डायरेक्टरी देन मूव टू वेब सर्वर फोल्डर। तो अगर आप डायरेक्टली क्लोन करेंगे इसको /www पे, तो आपको परमिशन डिनाइड मिल जाएगा, बिकॉज आप एक नॉर्मल यूज़र हैं। इसी से रूट यूज़र होता तो वो कर लेता, लेकिन
नॉर्मल यूज़र को परमिशन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यूज़र में पहले इसको क्लोन कर लेंगे, फिर नॉर्मल यूज़र के होम से मूव कर लेंगे इसको पब्लिक पे। वैसे पब्लिक पे ले जाना ज़रूरी नहीं है, आप होम से भी इसको सर्व कर सकते हैं, बट मैं पब्लिक में लेकर जाता हूँ। तो पहले हम लोग क्लोन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग SSH ये वाला यूज़ करेंगे। आप अगर HTTPS यूज़ कर दें तो फिर आपको SSH की सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है, बट वो सिक्योर नहीं कहलाता है। सो SSH की सेटअप कीजिए और SSH पाथ का यूज़ कीजिए क्लोन करने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर कह रहे थे। गिट क्लोन हमने कॉपी कर लिया और हमें होम पर ही रहना है। यहाँ पर इससे हम बाहर आ जाते हैं पहले, तो ये मैं इससे बाहर आ गया, इसको करते हैं क्लियर। यहाँ पर गिट क्लोन लिखा और यहाँ पर हमें SSH का पाथ लिखना है, जो कि आपको मिलेगा। आपको अपने रेपो में जाना है, यहाँ से मिनी ब्लॉग में क्लिक करता हूँ, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको देखिए HTTPS में अगर ये रहे तो आपको SSH में क्लिक करना है और ये SSH का पाथ आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आइए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो इंटर की प्रेस कीजिए, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपका क्लोन हो जाएगा और आपको अपने होम इस जगह पर ये मिनी ब्लॉग एक फोल्डर दिखाई देगा, जिसपे आपका पूरा का प्रोजेक्ट रहेगा, जो गिटहब में आपने पुश किया था वही पुश करके हम लोग यहाँ पर क्लोन बना रहे हैं इसका। तो LS करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मिनी ब्लॉग। अगर आप CD करेंगे, CD मिनी ब्लॉग, इसके अंदर जाएंगे और आप LS करेंगे तो आपको दिखेगा सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो भी आपने क्रिएट किया था सब कुछ दिख जाएगा। जो भी गिटहब पे यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर क्लोन होकर मिल जाता है। यहाँ पर ये मैं CD स्लैश करके इससे बाहर से ले आते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। LS करके वापस से दिखा देता हूँ मैं। देखिए मिनी ब्लॉग हमें दिख रहा है। अभी हम लोग आते हैं वापस से, कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है उस पर। मैं आपको LS करके दिखा चुका हूँ। हमें मूव करना है तो sudo mv मिनी ब्लॉग प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है, उसको मूव करना है var ww पे। इसे कॉपी किया और पेस्ट करना है sudo mv मिनी ब्लॉग, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा LS करने पर। फिर हमें यहाँ पर भेजना है, तो हमने इसको लिखा, इंटर की प्रेस किया और ये मूव हो जाएगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले नेक्स्ट स्टेप में देख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है कि आप गो टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, यानी कि आप इस जगह पर जाइए। तो हम लोग इस जगह पर जाएंगे, CD var ww, जहाँ पर मैं आपको ले जाने वाला था। तो यहाँ पर जाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आते हैं, LS करेंगे तब यहाँ पर मिनी ब्लॉग दिख जाएगा। देखिए HTML पहले से था, मिनी ब्लॉग हम लोग अभी लेकर आए हैं। तो इसके अंदर चलते हैं, CD मिनी ब्लॉग, इसके अंदर मैं हूँ, इसको करते हैं क्लियर। इसके अंदर आने के बाद क्या करना है वह देखिए। इसके अंदर आने के बाद आपको इंस्टॉल डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आइए, पेस्ट करते हैं npm इंस्टॉल और ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं दिखाई देगा, नोड मॉड्यूल्स का आपको फोल्डर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे आप npm इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे पैकेजेस इंक्लूडिंग डेव डिपेंडेंसी सारे के सारे आपको इंस्टॉल करके दे देगा। जो भी आपका इस पैकेज रोटेशन में फाइल में मेंशन होगा डिपेंडेंसी, वो सारा इंस्टॉल आपका हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से डेव डिपेंडेंसी को हटा सकते हैं, बिकॉज वो यूजलेस है, यहाँ पर कोई भी उसका काम नहीं है। लेकिन आपको लोकली अगर चेक करना चाहें तो उसको रहने दीजिएगा, खास करके एक नोड मोन होता है उसको, लेकिन आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, प्रोडक्शन में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो npm इंस्टॉल किया हुआ है और ये हमारा अभी भी हो रहा है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुल मिलाकर इसने 271 पैकेजेस इसमें इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग अभी इस पे आते हैं और ये कहता है कि इंस्टॉल Node.js MongoDB ड्राइवर, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ आते हैं। वैसे इसके बिना आप चेक कर लीजिएगा, आपका अगर वर्क कर रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये इफ़ नीडेड मैंने लिखा हुआ था। हो सकता है कि इसके बिना भी आपका काम हो जाए। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो npm इंस्टॉल लिखा और MongoDB ये इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में रहकर आपको करना है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको वर्चुअल होस्ट फाइल अब क्रिएट करना है। चलिए क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस पाथ के अंदर में। तो चलिए इस पाथ के अंदर में पहले चलते हैं, कॉपी किया, यहाँ आइए और CD और इस पाथ के अंदर चलते हैं। इस पाथ के अंदर आ गया मैं, इसको करते हैं क्लियर। तो यहाँ अगर आप LS करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा कॉन्फ फाइल और डिफ़ॉल्ट SSL कॉन्फ फाइल। तो ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल है इसी के अंदर में ये कोड लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डोमेन पॉइंट करता है हमारे VPS की IP को, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट पेज उसको दिखाई दे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी sonamkumari.com को हिट करने पर। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है जिससे कि मतलब इस डोमेन के हिट होने पर ये वाला पेज दिखे, वह लिखा हुआ है यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट में। बट अब हमें क्या करना है, हमें अपना खुद का एक कॉन्फ़िग फाइल बनाना है और उसे बताना है कि अगर कोई उस डोमेन को हिट करे तो ये वाला मिनी ब्लॉग का प्रोजेक्ट उसको दिखाना है। तो बस वही करेंगे। इसके लिए हम लोग sudo nano और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे डोमेन जो भी है आपका वह, जैसे sonamkumari.com तो .com और यहाँ पर .conf एक्सटेंशन लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए और ये फाइल हमारा ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये वाला कोड कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है।
यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि सर्वर नेम आपको लिखना है जो भी आपका डोमेन होगा वह, जैसे कि www तो रहने देना है, और यहाँ पर लिखना है sonamkumari.com। अगर डॉट इन होता तो डॉट इन लिखते, कुछ लोग सर्वर एलियास लिखते हैं जिसमें बिना www का लिखते हैं, तो आप चाहें तो वह भी लिख सकते हैं, उसे आपको www के साथ और बिना www वाला भी काम हो जाएगा आपका। तो सर्वर एडमिन कोई भी पब्लिक ईमेल यहाँ पर लिख दीजिए जिससे कि सर्वर फेलियर हो तो यूज़र आपको कांटेक्ट कर सके, तो मैंने ये लिख दिया। कोई भी आप एक ईमेल लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उसके बाद प्रॉक्सी प्रिजर्व होस्ट ऑन रखना है, प्रॉक्सी पास रूट पे इसको रन करवाना है, और यहाँ पर आप लिखेंगे HTTPS 127.0.0.1 और यहाँ पर 8000 पोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे कि अगर आप जाएंगे app.js में यहाँ पर, तो यहाँ जो पोर्ट यूज़ हुआ होगा, देखिए ये वाला पोर्ट जो कि ENV में है मेरे, यहाँ पर 8000 पोर्ट, तो इसी पोर्ट को वहाँ पर लिखना था। कोई भी पोर्ट उठा के मत डाल दीजिए, जो आप अपने प्रोजेक्ट में देखिएगा कि कौन सा पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं और वही पोर्ट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर 8000 पोर्ट यूज़ किया है, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया इस दोनों ही जगह पर, प्रॉक्सी पास में और प्रॉक्सी पास रिवर्स में। देन आपको ये डायरेक्टरी लिखना है कुछ इस तरीके से, और कॉर्ड्स के अंदर में var www मिनी ब्लॉक जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम होगा आपका वह, और अलाउड ओवरराइड ऑल आपको कर देना है। फिर कंट्रोल X प्रेस करना है, Y प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। ये हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको इसको चेक करना है कि आपका सिंटैक्स सही है या नहीं। उसके लिए आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। आपको बताएगा सिंटैक्स ओके, समझिए कि इस फाइल के अंदर जो भी आपने कोड लिखा हुआ सिंटैक्स वाइज सही है। बाकी लॉजिकल एरर होगा तो वह तो आपको रन करने की, वेबसाइट ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद आपको ये इनेबल करना है। डायरेक्टली आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये भी आपका इनेबल हो जाएगा, या फिर एक एक करके दोनों को कर लीजिए, इससे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको पहले कॉपी किया और यहाँ पर आइए पेस्ट करते हैं, और पेस्ट ये हुआ नहीं, वापस आइए कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, sudo a2 in mode प्रॉक्सी इंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा प्रॉक्सी मॉड्यूल इनेबल हो गया। उसी तरीके से हमें प्रॉक्सी HTTP मॉड्यूल भी इनेबल कर देना है अपने अपाचे वेब सर्वर का, तो ये भी हमारा इनेबल हो गया। चलिए दोनों इनेबल हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वर्चुअल होस्ट फाइल जो भी हमने क्रिएट किया उसको इनेबल करना है। तो आपको जाना है इस पाथ में जिस पाथ में अभी हम लोग ऑलरेडी हैं। उसके बाद sudo a2 in site लिखना है, फिर आपको नाम लिखना है अपने कॉन फाइल का। तो यहाँ पर आइए पेस्ट करते हैं, और नाम क्या है sonamkumari.com इंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये इनेबल हो जाएगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है, बिकॉज कॉन फाइल में अपने बहुत सारा काम किया हुआ, तो सिंपली इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, sudo service apache 2 रीस्टार्ट। इस तरीके से ये हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन को यूजिंग PM2, और PM2 के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, फिर आप इस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो डैश वॉच लिखा हुआ ये बहुत ज़रूरी है इसमें इंक्लूड करना। पिछले बार हमने इसको नहीं किया था बिकॉज वहाँ पर ज़रूरी नहीं था हमारा, बिकॉज वहाँ चीज़ें मैनुअली थी। वहाँ पर हमें क्या करना था कि प्रोजेक्ट कॉपी करके VPS में डालना था, फिर हम लोग इसको रीसेट करते हैं और हमारा चेंजेस हमें दिख जाता हमारे पेज में। बट यहाँ पर हम लोग गिट पुल सिर्फ करेंगे और हमारे चेंजेस हमें दिखना चाहिए, हमें मैनुअली और कुछ भी नहीं करना। तो उसके लिए वॉच ये होना चाहिए जिससे कि जो भी वेबसाइट में आप चेंजेस करेंगे, यानी कि जो भी आप अपने सोर्स कोड में चेंज करेंगे वो चेंज गिटहब में जाएगा, गिटहब से पुल हो जाएगा पर रिमोट सर्वर में, और वो उसको वॉच करेगा कि क्या कुछ चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ है तो वापस से आपके एप्लीकेशन को रीलोड कर देगा, जिससे कि आपका चेंज आपके वेब पेज में दिखने को मिलेगा, वरना देखने को नहीं मिलेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ये लिखते नहीं है, फिर उनका जो चेंज किया हुआ कोड है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता उनके लाइव वेबसाइट में। तो ये ध्यान में रखिए और आप फिर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप इसको अभी रन कर सकते हैं, या फिर आप डेटाबेस वगैरह सेटअप कर लीजिए जो कि नीचे दिया गया, उसके बाद आप करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक और ये एक और ये 3 स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, और अभी मैं डेटाबेस को सेटअप करता हूँ, फिर हम लोग एक ही बार इसको स्टार्ट करके अपना एप्लीकेशन देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और कनेक्ट MongoDB शेल विथ सुपर यूज़र टू क्रिएट सुपर यूज़र फॉलो दिस। मैंने सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसको आप इस जगह पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर वीडियो भी आप फाइंड कर सकते हैं, उसका मैंने सेपरेट बनाया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। तो क्या करना होता है, पहले डिसेबल करना था सुपर यूज़र के लिए, इसको डिसेबल कीजिए, फिर आप रिस्टार्ट कीजिए, फिर Mongo SS में जाइए, फिर डेटाबेस देख सकते हैं, फिर यूज़ एडमिन करना है, देन इसको रन करेंगे, आपका एक रूट यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इसको इनेबल करना है। तो ये सारा काम मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली लॉगिन करेंगे
सुपर यूज़र के साथ। तो कनेक्ट करते हैं मोंगो डीबी शेल को सुपर यूज़र के साथ। उसके लिए मैं ये कॉपी करूँगा, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं टर्मिनल में और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखिए मोंगो एसएस लिखा है और ये पोर्ट लिखा मोंगो डीबी का। यहाँ पर लिखना है डैशर ऑथेंटिकेशन डेटाबेस और यहाँ पर हमारा एडमिन जो जिस डेटाबेस में हमारा ये सुपर यूज़र क्रिएट हुआ है उस डेटाबेस का मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एडमिन। तो डैश यू और यूज़र का नाम जो कि सुपर यूज़र है इस केस में, और डैश पी जो भी इसका पासवर्ड है वो लिख दिया और इंटर की प्रेस करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे मोंगो शेल में, मोंगो डीबी के शेल में एज ए रूट यूज़र लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वह देखेंगे नीचे शो डेटाबेसेस में। आप देख लीजिए कि कौन कौन सा डेटाबेस आपका अभी के लिए बना हुआ है, ये आपको दिखा देगा। देखिए ओके, क्लियर कर लेते हैं, CLS कीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये 3 डेटाबेस इसमें बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यूज़ ब्लॉक डीबी के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ये यूज़ क्या करता है, अगर ये ब्लॉक डीबी डेटाबेस पहले से क्रिएट है तो उसको यूज़ करेगा, अगर क्रिएट नहीं तो उसको क्रिएट करेगा फिर यूज़ करेगा। तो इंटर की प्रेस करते हैं, इसने क्रिएट किया और इसने यूज़ करने के लिए इसको स्विच भी कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे इसी डेटाबेस पे, तो इसको कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट करता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं को यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एडमिन से मैंने लॉगिन किया सुपर यूज़र लिख के, तो आपको अपना रूट यूज़र का यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है। ऐसा नहीं कि सुपर यूज़र लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपने जो क्रिएट करते वक्त लिखा होगा रूट यूज़र का यूज़र नेम, वही आपको यहाँ पर लिखना है, वही उसका पासवर्ड लिखना है। ये मेरा वाला देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं। देखिए डीबी डॉट क्रिएट यूज़र, यूज़र का यू कैपिटल होता है यूज़र, फिर यूज़र नेम हमारा राहुल रहेगा और पासवर्ड मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ नीचे अभी। और रोल इसको हमने दिया है रीड राइट करने का इस डेटाबेस, यानी कि इस डेटाबेस में ये रीड और राइट का ऑपरेशन कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। इंटर की प्रेस करेंगे, ये पासवर्ड पूछेगा कि इस यूज़र के लिए क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। मैं रखना चाहता हूँ, मैंने रख दिया पासवर्ड। इंटर की प्रेस करते हैं और ये ओके हो गया। अब ये शो DBS करेंगे तो आपको डेटाबेस दिखाई नहीं देगा, आपका क्रिएट हुआ है ब्लॉक डीबी बट यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बिकॉज जब तक ये इसमें एक डॉक्यूमेंट ना चला आए तब तक वह दिखता नहीं है। लेकिन आपको क्रिएट हो गया, आप इसको क्विट करके इससे बाहर आ सकते हैं। इससे बाहर आ गया मैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वापस आते हैं स्टेप में, शो यूज़र करके यूज़र देख सकते थे कि आपको राहुल यूज़र दिख जाता, फिर मैंने इसको स्किप कर दिया और फिर आपको क्विट कर देना है जिससे आपका मोंगो शेल बंद हो जाए। अब एक काम हम लोग कर लेते हैं कि राहुल को एक बार शेल से लॉगिन करवा लेते हैं जिससे कि वेरीफाई हो जाए कि राहुल हमारा क्रिएट हो गया और हमारा यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल सही है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कीजिए, मोंगो SH पोर्ट लिखा, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस, यहाँ पर ब्लॉक डीबी लिखा, यू हमारा राहुल है, यूज़र नेम पासवर्ड इसका ये है। इंटर की प्रेस करते हैं और आपको ये लॉगिन करके दे देगा। अब यहाँ पर शो DBS करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इसको परमिशन नहीं है ये सारा काम करने का, इसको सिर्फ परमिशन है यूज़ ब्लॉक डीबी पे जाके और यहाँ पर रीड और राइट करेगा। तो इस पर ये जा सकता है और रीड राइट का काम कर सकता है, बट वो चीज़ें हमें अभी देखनी नहीं है। इसको क्विट कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा सब कुछ बिल्कुल सही है। अभी रीस्टार्ट करना है इसको मोंगो डीबी को, तो रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ये हमने रीस्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, CD var www मिनी ब्लॉग में, और हमें .env फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर आते हैं, इसको इसमें स्विच करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले LS कीजिए और देखिए कि .env है या नहीं। तो .env फाइल हमारा नहीं है। A के साथ इसको A फ्लैग के साथ ओपन करते हैं, मतलब देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको .git दिख जाएगा, ये सब दिख जाएगा और आपको दिख जाएगा इस पर .env .example, .env नहीं बट .env .example है, तो हम लोग इसी को रिप्लेस कर सकते हैं .env में। तो या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फिर आप मूव कर लीजिए .env फाइल में। मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं CP यूज़ करता हूँ और .env .example को कॉपी करना है .env में। तो इंटर की प्रेस किया और LS-A करेंगे। अब आपको एक .env फाइल यहाँ पर दिख जाएगी। तो बस ये हो गया। अब इसको ओपन करना है, तो sudo nano और .env ये हमारा ओपन हो जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल लिखना है जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि sudo nano करने के बाद मेक बिलो चेंजेस, आपको होस्ट अपना लिखना है, पोर्ट आपको अपना लिखना है, फिर डेटाबेस URL आपको अपना लिखना है, डेटाबेस का नाम क्या हुआ आपको अपना लिखना है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या होगा वह लिखना है, इस यूज़र का क्या पासवर्ड होगा अपना वह लिखना है, और ये यूज़र कहाँ पर किस डेटाबेस में क्रिएट किया गया उसका नाम आपको DB auth सोर्स पे यहाँ पर लिखना होता है। तो सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे और हम लोग रीस्टार्ट करेंगे अपाचे को। तो चलिए पहले लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर आते हैं और होस्ट मेरा सेम रहेगा, पोर्ट भी 8000 है, मैंने आपको दिखा दिया था। DB का नेम हमारा ब्लॉक DB है, तो इसको रहने देते हैं। यूज़र नेम हमारा चेंज है,
तो यूज़र नेम ये ना होकर हमारा हो जाएगा यहाँ पर राहुल, और इसका पासवर्ड ये सेम है तो इसको रहने देते हैं। और ये जो DB आप देख रहे हैं, ये DB वह DB है जिस पे राहुल यूज़र क्रिएट हुआ है, तो उसको यहाँ पर लिखना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिस डेटाबेस में ये काम कर रहा है उस डेटाबेस का यहाँ नाम लिखते हैं, वैसा नहीं है। आप चाहें तो राहुल यूज़र को किसी अदर डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं और उसको काम करने के लिए इस डेटाबेस में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटाबेस का नाम रहेगा वह रहेगा राहुल किस यूज़र किस डेटाबेस में काम कर सकता है, और यहाँ जो डेटाबेस का नाम रहेगा वह रहेगा कि राहुल यूज़र किस डेटाबेस में क्रिएट हुआ है, और लिख देता हूँ। सब कुछ ठीक है हमारा। यहाँ पर Ctrl+X प्रेस करना है, Y को इंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा सेव हो जाएगा। और हमें सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से रीस्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि अब आप स्टार्ट कीजिए नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन को यूजिंग PM2। जी हाँ, अब आपको स्टार्ट करना है, ये फाइनल स्टेप हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, CD पहले प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी होंगे, आई बिलीव ये ऑलरेडी है। और यहाँ पर क्या करना है, sudo node env प्रोडक्शन कर देना है, और PM2 start app.js और अपडेट env, इसको कॉपी कीजिए पूरे को, और एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं, और ls कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ जो हमने लिखा sudo node env, ये प्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट के डेवलपमेंट होता है, हमने इसको प्रोडक्शन कर दिया। फिर PM2 जो हमने इंस्टॉल किया था वह यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट इसका एक अपना प्रोसेस होता है, वह लिखा। और app.js हमारा ये वाला फाइल है जो कि एंट्री पॉइंट है हमारे नोड एप्लीकेशन का। किसी लोगों का server.js होता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फाइल का नाम लिख सकते हैं। फिर अगर पहले से कोई env होगा तो उसको हटा के अपडेट कर देना है नए env के साथ, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें अभी इंटर की प्रेस कीजिए, और आप देख सकते हैं कि हमारा PM2 जो है उसने एक ऐप नाम से हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जो कि स्टेटस, इसका स्टेटस अब आपको ऑनलाइन दिख रहा होगा। ये CPU कितना यूज़ कर रहा है, 0%, इसका मेमोरी कितना लिया हुआ है, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अभी आप इसको अगर जाकर देखेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये जो पेज दिख रहा था ये ना दिख के आपको दिखेगा आपका प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपका लाइव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और काम आपको करना है, और काम हुआ है कि आप इसको सेव कर दीजिए। सेव नहीं करेंगे तो रीबूट पे ये आपका लेगा नहीं। तो यहाँ पर आना है और इसको sudo PM2 सेव, इस तरीके से इंटर की प्रेस करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। और इसमें हमने एक गड़बड़ किया कि हमारा ये जो कमांड था इस पर वॉच नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए वॉच इस पर नहीं है। तो अभी अगर मैं स्टेटस चेक करूँ इसका sudo PM2 और स्टेटस, तो ये मुझे ऑनलाइन दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। मैं क्या करूँगा, मैं इसको किल कर दूँगा, जान से मार दूंगा इसको, और फिर से मैं वॉच के साथ इसको स्टार्ट करूँगा। तो इस कैसे किल करते हैं ये मैंने यहाँ पर बताया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको नीचे दिखेगी, यहाँ पर जो बोले मैंने लिखा हो, देखिए आपको यहाँ पर देखिए sudo PM2 किल। इसको हम लोग रन करेंगे और यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट किया sudo PM2 किल, और ये हमारा किल हो जाएगा। सारा प्रोसेस हमारा किल हो गया। आप अभी देखेंगे स्टेटस का चेक करेंगे, कहाँ गया भाई स्टेटस, तो आपको यहाँ पर कोई प्रोसेस रन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देख लिया आपने, तो ये तो हमारा गायब हो गया। अभी हमें वापस से करना है, बट इस बार वॉच लगा के करेंगे। मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए वॉच लगा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से मुझे दिखा नहीं। तो हम लोग वापस से जाएंगे, ऊपर में हमारा था वो जो जिसमें वॉच लगा हुआ था, तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर है वो, देखिए यहाँ पर है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा अब की बार, ये लास्ट वाले को मैं चेंज कर दूँगा, आपको वॉच होके मिलेगा। ये कहाँ गया भाई, ये वाला मैं चेंज कर दूँगा, थोड़ा सा बस स्क्रिप्ट चेंज करना है और कुछ खास नहीं। ऊपर वाले को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आना है, इसके एक बार ओवर क्लियर कर लेते हैं, LS करते हैं और पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखिए सेम वही है, बस यहाँ पर डैश वॉच लगाया हुआ है। इंटर की प्रेस करेंगे, ये फिर से ऑनलाइन आ गया। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं वापस से sudo PM2 स्टेटस चेक करने से पहले मैं इसको सेव कर लेना चाहूँगा, तो sudo PM2 सेव, और इस पर आप फोर्स का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और ये फोर्सफुली हमारा सेव हो जाएगा। फिर आप इसका स्टेटस चेक कर लीजिए, sudo PM2 और स्टेटस इंटर प्रेस कीजिए, ये हमारा ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारा जो वेबसाइट है वापस से ऑनलाइन आ गया होगा। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए और हमारी वेबसाइट सही तरीके से काम करेगी। एक बार मैं इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करके डेटाबेस वगैरह देख लेता हूँ, बिकॉज हमारा ये काम खत्म हो चुका है। आप स्टेप्स में जाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ तक फॉलो कर चुके थे ये PM2 सेव तक का। अगर कोई एरर आता तो हम लोग इसको चेक करते, बट कोई एरर है नहीं तो हम लोग चेक नहीं करें। बट मैंने प्रोसेस यहाँ बता दिया हुआ है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। नीचे हमारा ये ऑटोमेट का है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बस गिटहब तक लाने का हमारा काम था। नेक्स्ट बताऊंगा कि ऑटोमेट कैसे करते हैं इस प्रोसेस, किस प्रोसेस को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कि पहले इसको चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस वगैरह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, और एक सुहानी नाम से करते हैं कि शोज़, और यहाँ पर लिख दिया gmail.com। उसके बाद पासवर्ड लिखता हूँ मैं, और
सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमारा डेटाबेस सही तरीके से काम कर रहा है, मगर फिर भी लॉगिन करके देख लेते हैं। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ और पासवर्ड होपफुली यही हो। लॉगिन में क्लिक करेंगे, ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक आपको पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, हेलो 1, और यहाँ पर हेलो कुछ भी लिख दीजिए बॉडी पे। एक इमेज ले लेते हैं कोई सा भी, इसको लिया और सबमिट में क्लिक किया। तो यहाँ पर जैसे कि लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक एरर। ये एरर हमें दिखाई दे रहा है, हमने देखिए डेटाबेस में हमने इंसर्ट किया है रजिस्ट्रेशन करके, वहाँ सही तरीके से काम करा, लेकिन जब हम लोग कोई यूज़र अपलोडेड फाइल जैसे इमेज अपलोड कर रहे हैं पोस्ट में, तब ये हमें एरर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वॉच PM2 से ये हमारा जनरेट हो रहा है। हमें वॉच में इग्नोर करना पड़ेगा यूज़र अपलोडेड को, तो हमारा ये सही चलेगा। मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा, कहाँ गया, यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा ये वाला कमांड। बस यहाँ पर एक और फ्लैग लगाऊंगा डैश इग्नोर वॉच, और उस पर पाथ रहेगा कि किसको इग्नोर करना है। बाकी सारी चीज़ें मतलब जो यूज़र अपलोडेड होता है फाइल, इसको इग्नोर करना पड़ता है इसमें वॉच के साथ, तो हमारा बेहतर तरीके से ये वर्क करेगा। अभी दिखाता हूँ मैं कि कैसे करना होता है। हम लोग टर्मिनल में चलते हैं, मैं इसको कॉपी कर लूँ क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, मे बी इसका काम हमारे आ जाए, थोड़ा सा कम टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं और अभी हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने इसको क्लियर करके रखा हुआ है। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या है, तो LS करूँ मैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक पब्लिक नाम का फोल्डर, इसके अंदर चलते हैं CD पब्लिक, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक अपलोड्स नाम का फोल्डर है, अपलोड्स, और इसके अंदर में ये P इमेज नाम का फोल्डर है, P इमेज, और इसी P इमेज के अंदर में हमारे सारे इमेजेस होते हैं। तो हमें इसी को करना है इग्नोर, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें इग्नोर कर देना है। कोई और होता तो उसको भी आपको इग्नोर करना पड़ता। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, या फिर आप सिर्फ डायरेक्टली अपलोड्स को ही इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो हम लोग क्या करते हैं, फिर से बाहर चलते हैं, CD डॉट डॉट किया, CD डॉट डॉट, और एक बार और CD डॉट डॉट, तो यहाँ पर है क्लियर करते हैं। और हम लोग जो वॉच हो रहा था उसको किल कर देना है। अगर आपने किल नहीं किया है तो मैं को किल करना बता देता हूँ। जैसे सूडो लिखना है PM2 और किल कर दीजिए। जो भी प्रोसेस रन करा था वॉच के साथ वो हमारा किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा किल हो गया। अभी उसके बाद आप इसको सूडो PM2 सेव फोर्स कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, मगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसे मैंने फोर्स किया और फिर सूडो PM2 स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई भी प्रोसेस हमारा रन नहीं कर रहा PM2 में। चलिए बढ़िया। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं एक बार, और जब हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। तो सूडो नोड env प्रोडक्शन लिखा, PM2 स्टार्ट ऐप और वॉच दिया, और अपडेट env और इग्नोर वॉच ऐसा लिखना है इक्वल, और यहाँ पर मुझे देना है कि पब्लिक के अंदर अपलोड्स के अंदर P इमेज ही था, तो इसको इग्नोर कर देना है। होपफुली मैंने कमांड ठीक लिखा हो। और इसमें करेंगे सिंपली इंटर की प्रेस, और हमारा ये देखिए ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया, हमें करना है सूडो PM2 सेव और फोर्स, सेव कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। अभी हम लोग देखते हैं यूज़र अपलोड करके कि होता है या नहीं होता है। तो वापस आइए यहाँ पर और इसको कीजिए रिफ़्रेश किया। अभी हम लोग वापस से जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं hello 1, और यहाँ पर लिखते हैं hello body 1, और कोई एक इमेज यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये चूज़ किया, ओपन में क्लिक किया, सबमिट में क्लिक किया, और ये हमारा काम करना चाहिए। देखिए काम कर, अभी हमारा यूज़र अपलोडेड ये हो गया। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो आता है वॉच जब आप यूज़ करते हैं PM2 के साथ, तब बहुत सारा इंटरनेट में आपको मिल जाएगा ये एरर भरा पड़ा है, मगर सॉल्यूशन बहुत ही कम है। तो ये एक इजी सा सॉल्यूशन है इसका कि आप जो अपलोडेड फाइल है उसको इग्नोर कर दीजिए, तो बेहतर होता है। बस अब यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, डैशबोर्ड में तो दिखेगा ही, साथ में उनको यहाँ भी ये दिखेगा पोस्ट होकर कुछ इस तरीके से। तो बस यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। बाकी आप इसमें चेंज करके देख सकते हैं, पुल करके, पुल वगैरह करके। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं किसी एक टेम्पलेट में। मैं चलता हूँ इसमें लॉगिन पेज में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं लॉगिन पेज है, ये लिख दिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा ये, और लॉगिन चेंज ये लिखा, कमेंट में चेंज किया और पुश किया यहाँ से। अब चूँकि गिटहब से हमारा ये गिटहब में पुश हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आएंगे, और अभी ये चेंज नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट। पहले देखिए लॉग आउट कर देता हूँ, ये तो हमने चेक कर लिया। अभी हम लॉगिन वाले पेज में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चेंज अभी नहीं दिखेगा। देखिए चेंज अभी नहीं दिखेगा। अब इसको पुल करेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा। तो पुल करना है, यहाँ पर हम लोग गिट पुल करते हैं, और
जो भी चेंजेस होगा वह हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर जो वॉच है उसको डिटेक्ट कर लेगा और हमारे एप्लीकेशन को फिर से रन करवाएगा। तो उस केस में हमें यहाँ पर चेंज डिटेक्ट होकर दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है। तो ये आपका नहीं दिखता अगर आपने वॉच नहीं लगाया होता तो आपको क्या करना पड़ता, अगर वॉच नहीं लगाया होता आपने, तो गिट पुल के बाद आपको एक और कमांड यहाँ रन करना पड़ता कि PM2 को, ये जो PM2 स्टार्ट है इसको फिर से करना पड़ता है या फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ता। तो ये जो PM2 रीस्टार्ट हमें करना ना पड़े, इस वजह से हमने इसमें वॉच लगा दिया हुआ है। देखिए खुद वॉच करके हमें बताए कि क्या लेटेस्ट चेंज हुआ और वो अपडेट करके हमारे इस पेज में यहाँ पर दिखाए। ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी जब हम इसको ऑटोमेट करेंगे गिटहब एक्शन से, तो हमें बस ये गिट पुल को यहाँ से हटाना है, एलिमिनेट करना है। ये गिट पुल हमें ना करना पड़े, ये हमें हटाना, बाकी तो ऑटोमेट है ही, जो चेंजेस दिखती है वो। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, फिर आगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में तो मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको ऑटोमेट करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें इतना ही देखेंगे। ऑटोमेट का जो काम है ये तो मैं चेंज कर दूंगा, ये मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, या फिर मैं इसको चेंज करके आपको तुरंत दिखाता हूँ। मैंने इसको चेंज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया है डैश इग्नोर वॉच इक्वल यूज़र अपलोडेड पाथ जो भी रहेगा अपलोडेड पाथ आपका अपना, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ भी मैंने कर दिया हुआ, और नीचे एक जगह और कहीं लिखने का था तो वहाँ भी मैंने देखिए यहाँ भी मैंने इसको सेम वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया हुआ है। तो मैंने ठीक कर दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसमें कुछ खास नहीं, यही था हमारा कि कैसे आप होस्ट कर सकते हैं फिर डिप्लॉय कर सकते हैं नोड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को अपाचे वेब सर्वर में और गिटहब के थ्रू होते हुए। इसको ध्यान में रखिए, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ऑटोमेट करते हैं, हाउ टू ऑटोमेट नोड एक्सप्रेस डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शन। केवल छोटा सा होगा जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और हमारा ये हो जाएगा ऑटोमेट। हमें गिट पुल नहीं करना पड़ेगा अपने VPS में जाकर बार बार हर एक चेंज के लिए, सिर्फ उसको इग्नोर करेंगे, बाकी तो ऑटोमेट है ही हमारा। फिलहाल इसमें इतना रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।